हम आपको खटाखट अंदाज में आज के नतीजों की 10 बड़ी बातें बताते हैं। पहली बात, प्रधानमंत्री मोदी का तीसरा कार्यकाल पक्का है, लेकिन आज के नतीजे उनकी उम्मीदों के विपरीत रहे हैं और एनडीए 400 तो छोड़ दीजिए, 300 पार भी नहीं कर पाया। लेकिन मोदी आ रहे हैं दोबारा, इसलिए जो लोग कहते थे कि कुछ भी हो जाए आएगा तो मोदी ही, वो लोग सही साबित हुए और प्रधानमंत्री मोदी लौट रहे हैं तीसरी बार। दूसरा, बीजेपी को इस बार पूर्ण बहुमत नहीं मिला, लेकिन 239 सीटों के साथ वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी रही है। और जब विपक्ष के पूरे इंडिया गठबंधन की 20 पार्टियों ने मिलकर 235 सीटें जीती हैं, तब बीजेपी ने अकेले ही पूरे इंडिया गठबंधन से ज्यादा 239 सीटें जीती हैं। तीसरा, देश में गठबंधन वाली सरकार का दौर एक बार फिर से लौट आया है। देखिए, ये एक बड़ा पॉइंट है, इस पर ध्यान दीजिएगा। गठबंधन सरकारों का दौर हमारे देश में लौट आया है और इस बार लोगों ने मजबूत सरकार का नहीं, बल्कि मजबूत विपक्ष का मैंडेट दिया है। आपको याद होगा, गठबंधन सरकारों का दौर प्रधानमंत्री मोदी की सरकार बनने के बाद से चला गया था, लेकिन अब गठबंधन सरकारों का दौर वापस लौट रहा है और जनता ने यही फैसला सुनाया है कि हमें गठबंधन सरकार चाहिए और हमें कोई ऐसी पार्टी नहीं चाहिए जिसे पूर्ण बहुमत प्राप्त हो। चौथा, बीजेपी को हिंदी पट्टी यानी जिसे हिंदी हार्टलैंड वाले राज्यों में जबरदस्त नुकसान हुआ है, जो कि उसका गढ़ होता था। और खास तौर पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी को पिछली बार से 30 सीटें कम मिली हैं और अब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है और पूरे भारत में भी समाजवादी पार्टी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। पांचवां पॉइंट, उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का मुद्दा बिल्कुल नहीं चला और बीजेपी खुद फैजाबाद में, जिस क्षेत्र में अयोध्या आता है, वहीं पर चुनाव हार गई। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अंदर जो डिवाइड था, उससे भी पार्टी को नुकसान हुआ है, यानी बीजेपी ने मिलकर उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ा। छठा, पश्चिम बंगाल में बीजेपी ममता बनर्जी के गढ़ को नहीं भेद पाई और ममता बनर्जी ने पिछली बार से भी ज्यादा सीटें जीतकर साबित कर दिया कि पश्चिम बंगाल के लोगों का भरोसा अब भी उनके साथ है और बीजेपी कितनी भी कोशिश कर ले, ममता बनर्जी अभी भी बीजेपी के काबू से बाहर है। सातवां पॉइंट, इस खंडित जनादेश ने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को अब किंग मेकर की भूमिका में ला दिया है। आज चाहे विपक्ष हो या सत्ता पक्ष, सभी इन दोनों लोगों का नंबर डायल कर रहे हैं और इनमें भी नीतीश कुमार की जेडीयू को 12 सीटें मिली हैं, चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी को 16 सीटें मिली हैं और इन दोनों नेताओं के पास अब मिलकर 28 सीटें हैं, जो किसी के भी संभावना को बना सकते हैं या फिर बिगाड़ सकते हैं। इसलिए आज चाहे इंडिया गठबंधन के नेता हो और चाहे एनडीए हो, सब लोग जो बड़े नेता हैं वो अपने मोबाइल फोन से सिर्फ चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार का नंबर डायल कर रहे हैं। आठवां पॉइंट, राजस्थान में विधानसभा के चुनाव जीतने के कुछ ही महीने के बाद परिस्थितियां बदल गई और जिस राजस्थान में पिछली बार बीजेपी ने 25 में से 25 सीटें जीती और इसके बाद पिछले साल विधानसभा का चुनाव भी जीता, वहां इस बार बीजेपी ने 14 और कांग्रेस ने 8 सीटें जीती हैं, यानी बीजेपी को राजस्थान में जबरदस्त नुकसान हुआ है। नौवां पॉइंट, बीजेपी ने विपक्षी दलों से आए जिन दल बदलू नेताओं पर अपना दांव खेला, वो दांव नाकाम रहा और महाराष्ट्र में अजीत पवार और एकनाथ शिंदे जैसे सहयोगी भी एनडीए को कोई लाभ नहीं पहुंचा पाए। 10वां पॉइंट ये कि बीजेपी को अब भी चुनाव जीतने के लिए आरएसएस की जरूरत है और वो आरएसएस की संगठन शक्ति को दरकिनार नहीं कर सकती। आपको याद होगा, चुनाव के बीच में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बयान दिया था कि बीजेपी अपने आप से चुनाव लड़ने के लिए सक्षम है, उसे आरएसएस के सपोर्ट की, समर्थन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन नतीजे बता रहे हैं कि आरएसएस के समर्थन की आवश्यकता है। और देखिए, एक और खास बात है, आज के जो नतीजे हैं इनमें हारा कोई नहीं है। आज के नतीजों में सबकी जीत हुई है। आज ईवीएम की जीत हुई है, आज लोकतंत्र की जीत हुई है, आज विपक्ष की जीत हुई है और आज सरकार की भी जीत हुई है। आज हमारे देश के लोकतंत्र की जीत हुई है, आज हमारे देश के वोटर्स की जीत हुई है। यानी फायदा ही फायदा है, नुकसान कुछ नहीं है अगर आप देखें तो। और इन नतीजों से दो और बातें पता चलती है। पहली बात यह कि बीजेपी और एनडीए को दलित, महिला और युवा वोटों का नुकसान हुआ है और दूसरा, जिन सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार नामांकन भरने के बाद बीजेपी में शामिल हुए, वो बातें जो हैं वो वोटर्स को अच्छी नहीं लगी। उदाहरण के लिए, इंदौर में जहां वोटिंग से पहले कांग्रेस के उम्मीदवार बीजेपी में शामिल हो गए थे,
वहां 2,18,000 लोगों ने नोटा पर बटन दबा दिया। 2,18,000 वोट नोटा के नाम पर चली गई। और आखिर में आज के नतीजों का पूरा निष्कर्ष इस एक लाइन में छिपा है, और वो लाइन है, जो जीता वही सिकंदर। ये मैच है, ये मैच आखिरी बॉल तक चला और ये मैच बहुत करीब तक पहुंच गया। असल में लोगों की उम्मीदें एनडीए ने इतनी बढ़ा दी थी 400 पार का नारा देकर। बीजेपी ने, प्रधानमंत्री मोदी ने 370 सीटें हम अकेले बीजेपी के लिए जीत रहे हैं, यह कहकर लोगों की उम्मीदों को बहुत बढ़ा दिया। और लोगों को यह लगने लगा कि अगर 400 से एक सीट भी कमाई तो वो भी हार के जैसी ही है। लेकिन हमेशा याद रखना होगा कि सरकार 272 के आंकड़े पर बनती है और एनडीए ने 272 का आंकड़ा ले लिया है और सरकार एनडीए की बन रही है। अब मैच चाहे आप 1 रन से जीतें, चाहे 100 रन से जीतें या उससे ज्यादा से जीतें, जीत जीत ही रहती है और जो जीता वही सिकंदर। विपक्ष के इंडिया गठबंधन ने शानदार लड़ाई लड़ी। देखिए, एक बड़ी बात यह है, आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यह वन साइडेड मैच है और इंडिया गठबंधन कुछ नहीं कर पाएगा। एग्जिट पोल्स ने भी यही कहा था, लेकिन आज बड़ी बात यह है, सारे एग्जिट पोल्स गलत साबित हुए और इंडिया गठबंधन ने जबरदस्त लड़ाई लड़ी, फाइट दी। लेकिन सरकार बनाने के लिए 272 सीटों का जो बहुमत चाहिए वो उसके पास अब भी नहीं है। जबकि बीजेपी को इन चुनाव में बड़ी हार मिली, लेकिन इसके बावजूद एनडीए गठबंधन के पास आज स्पष्ट बहुमत है और इसीलिए इन नतीजों में बीजेपी हार कर भी सिकंदर बन जाएगी और विपक्ष अच्छा प्रदर्शन करने के बाद भी मोदी को हटा नहीं पाएगा। यह प्रधानमंत्री मोदी का, उनके जीवन का पहला ऐसा चुनाव है जब वो अपनी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं दिला पाए। पहली बार ऐसा हुआ है। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने विधानसभा के 3 चुनाव लड़े और हर चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला। इसी तरह वर्ष 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को पूर्ण बहुमत दिलाकर नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार बनाई। लेकिन यह पहली बार है जब प्रधानमंत्री मोदी को पूर्ण बहुमत के लिए एनडीए के सहयोगी दलों पर अब निर्भर रहकर ही सरकार चलानी पड़ेगी। हालांकि आज प्रधानमंत्री मोदी ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है और यह वर्ल्ड रिकॉर्ड यह है कि दुनिया में आज तक किसी भी नेता को चुनाव में इतने वोट कभी नहीं मिले दुनिया के इतिहास में जितने प्रधानमंत्री मोदी को मिले हैं। यह एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और देखिए, वर्ष 2002 के गुजरात विधानसभा में उन्हें 1 करोड़ 2 लाख वोट मिले थे। फिर 2007 में 1 करोड़ 73 लाख वोट मिले। 2012 में उनकी सरकार को 1 करोड़ 31 लाख वोट मिले। फिर वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 17 करोड़ 17 लाख वोट उन्होंने दिलवाए। 2019 में 22 करोड़ 83 लाख वोट मिले और इस बार रात 9 बजे तक जब मैं आपको यह खबर दे रहा हूं तब तक बीजेपी को प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 23 करोड़ 43 लाख वोट मिल चुके हैं। और जब आप इन सारे वोटों को अगर गिन लेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रधानमंत्री मोदी को आज तक हमारे देश में 66 करोड़ 84 लाख वोट मिल चुके हैं। और इतने वोट दुनिया में कभी भी किसी भी देश में, किसी भी युग में, कभी भी किसी भी नेता को नहीं मिले। और ये एक विश्व रिकॉर्ड है, ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो प्रधानमंत्री मोदी ने आज बना दिया है। आज पूरे देश में उत्तर प्रदेश की बड़ी चर्चा हो रही है और इस यूपी का मतलब उत्तर प्रदेश भी है और आज यूपी का एक और मतलब भी है और वो है उलटफेर। आज यूपी का मतलब बदल गया है। यूपी है उलटफेर। पिछली बार बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की 80 में से 62 सीटें जीती। इस बार बीजेपी सिर्फ 32 सीटें जीत पाई और उसे पूरे 30 सीटों का नुकसान हुआ। असल में ये 30 सीट अगर बीजेपी ने न हारी होती तो बीजेपी खुद ही बहुमत के पास पहुंच जाती, बहुमत ले लेती बीजेपी अपने दम पर। लेकिन उत्तर प्रदेश ने इस बार नुकसान करा दिया और यह नहीं होता तो बीजेपी 272 सीटों तक पहुंच जाती। लेकिन उत्तर प्रदेश के उलटफेर ने यह सारी की सारी कहानी पलट दी और बीजेपी भी हैरान है और पूरा देश भी हैरान है कि आखिर यह हुआ क्या। जो अखिलेश यादव आज तक समाजवादी पार्टी के लिए एक भी चुनाव नहीं जीत पाए थे, ना तो उन्होंने विधानसभा का चुनाव जीतकर दोबारा सत्ता हासिल की और ना ही उन्होंने लोकसभा चुनाव में कोई शानदार कभी प्रदर्शन किया, लेकिन आज उन्होंने समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बना दिया, इंडिया गठबंधन की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बना दिया और भारत की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बना दिया, जिसके लिए आज अखिलेश यादव की लगातार निरंतर मेहनत की तारीफ होनी चाहिए, उनके लीडरशिप स्किल्स की तारीफ करनी चाहिए। और आज आप कह सकते हैं कि आज जो नतीजे आए हैं
अखिलेश यादव आज के नायक हैं, वो भी आज के हीरो हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से ये मुकाम आज हासिल कर लिया। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को 80 में से 44 सीटें मिली हैं, जिनमें सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी ने 38 सीटें जीती और कांग्रेस ने भी देखिए इस बार 6 सीटें जीत ली हैं, जबकि बीजेपी को सिर्फ 32 सीटें मिली हैं। यानी इस बार उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन ने बीजेपी को पीट दिया है। बीजेपी इंडिया गठबंधन से उत्तर प्रदेश में ही हार गई। सबसे बड़ी बात यह कि जिस पूर्वांचल के गोरखपुर क्षेत्र से योगी आदित्यनाथ आते हैं और जिस पूर्वांचल की वाराणसी लोकसभा सीट से प्रधानमंत्री मोदी ने खुद चुनाव लड़ा, वहां बीजेपी 34 में से सिर्फ 12 सीटों पर जीत पाई और बाकी सीटों पर इंडिया गठबंधन जीत गया। और इनमें फैजाबाद की भी सीट है, जहां अयोध्या में इसी साल 22 जनवरी को भगवान श्री राम के मंदिर का उद्घाटन हुआ था, लेकिन आज समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर भी बीजेपी को हरा दिया। सोचिए, बीजेपी की सरकार ने अयोध्या को दुनिया में इतना बड़ा डेस्टिनेशन बना दिया, भव्य राम मंदिर बना दिया, अयोध्या में एक शानदार एयरपोर्ट बना दिया, शानदार रेलवे स्टेशन बना दिया, इतना जबरदस्त विकास हुआ है, इतने होटल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, हाईवेज, सब कुछ बन गया। अयोध्या एक बहुत बड़ा सेंटर बन गया, लेकिन उसके बावजूद इस इलाके के लोगों ने बीजेपी को हरा दिया। और राम मंदिर का मुद्दा ना तो पूर्वांचल में चला और ना ही उत्तर प्रदेश के दूसरे क्षेत्रों में इसका कोई असर हुआ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 27 में से 13, मध्य उत्तर प्रदेश की 15 में से 6 और बुंदेलखंड की 4 में से सिर्फ 1 सीट पर आज बीजेपी चुनाव जीत पाई। और इन नतीजों से स्पष्ट है कि चुनाव में जब उत्तर प्रदेश के लोग वोट डालने के लिए गए तो उनके लिए राम मंदिर का मुद्दा नहीं था, बल्कि जाति बड़ा मुद्दा था। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हार का सबसे बड़ा कारण यह रहा कि उसे पिछड़े, दलित और अगड़ी जातियों के वोट कम मिले हैं। और मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर थोड़ा और ज्यादा एक्सप्लेन करके बताता हूं बीजेपी को असल में उत्तर प्रदेश में नुकसान कहां हुआ। और देखिए बीजेपी को किस जाति की कितनी सीटें मिली हैं। देखिए, 2 राजपूत वोट 2% घट गए। सबसे ज्यादा जो नुकसान है, देखिए ये 23% ओबीसी वोट घट गए। मुस्लिम वोट 7%, चलिए तो समझ में आता है। 1% लोध वोट घट गए। जाट वोट 4% घट गए, बावजूद इसके कि आरएलडी के साथ, जयंत चौधरी के साथ उन्होंने समझौता किया था। जनरल कैटेगरी के जो हैं, सामान्य वर्ग के जो लोग हैं, उनके 7% वोट घट गए और ब्राह्मण के भी 7% जो वोट हैं वो घट गए। तो ये बीजेपी का जातियों, समुदाय के हिसाब से फायदा और नुकसान है। ये नुकसान बीजेपी का हुआ है। अब देखिए समाजवादी पार्टी का भी देख लीजिए, ये जो नुकसान है ये जा कहां रहा है। समाजवादी पार्टी में देखिए, आप देखेंगे राजपूत में कोई फायदा नहीं है, लेकिन असली फायदा कहां हो रहा है। उत्तर प्रदेश के ओबीसी यहां चले गए, 25% वृद्धि हो गई, 6% मुसलमान चले गए। उत्तर प्रदेश के जो दलित हैं, ओबीसी हैं, मुसलमान हैं, वो सब यहां आए हैं देखिए। और 6% प्लस मुसलमान, ओबीसी प्लस 25% और बाकी का कोई फायदा नहीं है। ये देखिए, ये सबसे बड़ा फायदा है। अब मैं आपको इंडिया गठबंधन का भी और कांग्रेस का भी एक ब्रेकअप दिखा देता हूं। देखिए कांग्रेस को क्या हुआ है ये देखिए, ये उत्तर प्रदेश का है। कांग्रेस में राजपूत 0, लेकिन ओबीसी 4% बढ़ गए और मुस्लिम वोट देखिए 0 ही है। उसका कारण यह है कि इस बार उत्तर प्रदेश के सारे मुस्लिम वोटर्स ने एक रणनीति के तहत कांग्रेस को नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी को अपना वोट दिया है, क्योंकि ये दोनों मिलकर लड़ रहे थे। बाकी 0-0-0। तो कांग्रेस के अगर मामले में आप देखें तो कांग्रेस को कोई खास गेन नहीं है, सिर्फ ओबीसी वोट में उसको 4% का फायदा हुआ है। अब देखिए दूसरी तरफ मायावती की बहुजन समाज पार्टी को भी इस बार पिछड़े और दलितों के वोट नहीं मिले। सबसे बड़ा एक और कारण यह है कि मायावती इस बार परफॉर्म नहीं कर पाई और बीएसपी उत्तर प्रदेश में एक भी सीट नहीं जीत पाई। पिछली बार जब बीएसपी ने उत्तर प्रदेश की 38 सीटों पर चुनाव लड़ा था, तब बीएसपी को 19.4% वोट मिले थे। इस बार जब बीएसपी ने पूरे उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ा, तब भी उसका वोट शेयर सिर्फ 9.3% रह गया और यह वोट शेयर 17 सीटों पर लड़ने वाली कांग्रेस पार्टी से भी कम है। और इससे पता चलता है कि मायावती का हाथी अब दम तोड़ रहा है। और क्योंकि मायावती दलितों का वोट नहीं काट पाई,
मुसलमानों का वोट नहीं काट पाई, उसका सीधा असर बीजेपी पर पड़ा और बीजेपी उसके एक नतीजा यह रहा कि वो हारती चली गई। अगर मायावती ने उनका जो पारंपरिक वोट बैंक है उसे अपने पास रखा होता, दलित वोट बैंक को रखा होता, मुस्लिम वोट बैंक अगर उनके साथ रह जाता उनका, तो बीजेपी को जरूर फायदा होता। दलितों के सबसे बड़े नेता काशीराम ने मायावती को अपना उत्तराधिकारी बनाया था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में दलितों के वोट काशीराम के नाम पर बनी आजाद समाज पार्टी को मिल रहे हैं और उसके नेता हैं चंद्रशेखर आजाद। और आज उन्होंने नगीना सीट से 1,51,000 वोटों के अंतर से चुनाव जीत लिया और यह सीट पहले बीएसपी के पास ही थी, लेकिन इस बार बीएसपी को यहां सिर्फ 13,000 वोट मिले और चंद्रशेखर आजाद को 5,12,000 वोट। इसलिए आज मेरा बड़ा सवाल यह है कि क्या चंद्रशेखर आजाद दलितों का नए चेहरे के तौर पर उभर कर आ रहे हैं? क्या मायावती का एग्जिट हो रहा है और अब एक नए चेहरे की शुरुआत हो रही है और वो है चंद्रशेखर आजाद। आज उत्तर प्रदेश में मोदी सरकार के कई मंत्री चुनाव हार गए, जिनमें सबसे बड़ा नाम है श्रीमती स्मृति ईरानी जी का। स्मृति ईरानी जी ने अपना पहला चुनाव वर्ष 2019 में यहां से जीता था। एक ही बार उन्होंने लोकसभा चुनाव जीता है, जो पिछली बार जीता था उससे पहले वो राज्यसभा में थी, और 2019 में उन्होंने जीता था जब वो अमेठी में राहुल गांधी को हराकर एक जायंट किलर के तौर पर देश के सामने आई थी। लेकिन समय कितना बलवान होता है, समय का चक्र किसी के लिए रुकता नहीं, और इसका अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि आज जो काम स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के साथ किया था, आज वही स्मृति ईरानी के साथ हो गया। और आज कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता किशोरी लाल शर्मा ने स्मृति ईरानी को 1,67,000 वोटों से हरा दिया। यह अमेठी में बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है, और बीजेपी का इतना बड़ा जो नाम है उसका अमेठी में हार जाना, और वो भी राहुल गांधी से अगर हारती तब भी कोई बात थी, लेकिन कांग्रेस के एक कार्यकर्ता जो पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने अपने पहले ही अटेम्प्ट में स्मृति ईरानी जैसी बड़ी नेता को उन्होंने हरा दिया। जो स्मृति ईरानी ने 2019 में किया था राहुल गांधी को हराकर, वही आज उनके साथ हो गया। इसी को समय का चक्र कहते हैं, और इसीलिए हम बार बार कहते हैं समय बड़ा बलवान होता है और समय बदलते देर नहीं होती, देर नहीं लगती। लेकिन स्मृति ईरानी के लिए अभी भी बहुत गुंजाइश है, वो पार्टी में काम कर सकती हैं, और हो सकता है कि बीजेपी उन्हें बहुत जल्द राज्यसभा में भी ले आए। स्मृति ईरानी के अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर, अजय मिश्रा टेनी, महेंद्र नाथ पांडे और साध्वी निरंजन ज्योति भी चुनाव हार गई हैं। पिछली बार प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी सीट से 4,79,000 वोटों के अंतर से जीते थे, लेकिन इस बार उनकी अपनी जीत का अंतर भी सिर्फ 1,52,000 वोटों का रह गया। जबकि राहुल गांधी इस बार रायबरेली सीट से 3,90,000 वोटों से जीते, और वायनाड सीट पर राहुल गांधी की जीत का अंतर 3,64,000 वोटों का रहा है। यानी दोनों ही जगह राहुल गांधी ने बहुत अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से जीत हासिल की है। जो डर उन्हें पहले चुनाव से लग रहा था, देखिए राहुल गांधी चुनाव से पहले डर रहे थे। अगर नहीं डर रहे होते तो रायबरेली से चुनाव न लड़ते, अमेठी से लड़ते। और अब ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने अमेठी से भी चुनाव लड़ा होता तो वो अमेठी से भी बड़ी आसानी से इस बार जीत जाते, क्योंकि अगर केएल शर्मा ही अमेठी से जीत गए तो राहुल गांधी तो और भी बड़े मार्जिन से यहां से जीत सकते थे। लेकिन राहुल गांधी को कुछ आशंका जरूर रही होगी, और इसीलिए उन्होंने वायनाड का चुनाव खत्म होने के बाद ही रायबरेली से अपनी उम्मीदवारी को घोषित किया। और जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस पार्टी के दफ्तर आज पहुंचे, तो आज उनका ऐसा स्वागत हुआ जैसे राहुल गांधी देश के अगले प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, और कांग्रेस पार्टी ने यह लोकसभा चुनाव अपने दम पर जीत लिया है। और इस दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी नैतिक रूप से इन चुनावों में हार गए हैं, और यह जनादेश ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग और सरकार की कार्यशैली के खिलाफ आया है। और आज उन्होंने उत्तर प्रदेश के लोगों को भी धन्यवाद दिया है। ये चुनाव हम बीजेपी एक राजनीतिक दल, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस, हिंदुस्तान का जो पूरा गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, इंटेलिजेंस एजेंसीज, सीबीआई, ईडी, ये सब, आधी जुडिशरी, इन सब के खिलाफ हम लड़े थे।
लड़ाई संविधान को बचाने की थी, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की थी। मेरे माइंड में था कि हिंदुस्तान की जनता अपने संविधान के लिए एक साथ खड़ी होकर लड़ जाएगी, और यह सच साबित हुआ। देश ने नरेंद्र मोदी जी को साफ कह दिया है कि हम आपको नहीं चाहते हैं, एंड दिस इज द मेन थिंग दैट दिस इलेक्शन हैज सेड। शायद बीजेपी के लोगों को यह बात समझ नहीं आई थी कि किशोरीलाल शर्मा जी अमेठी से बहुत क्लोजली कनेक्टेड व्यक्ति हैं, और इसलिए उनकी जीत निश्चित थी। उनको बारे में यह कहना कि वो पीए हैं, स्टनो हैं, ये बिल्कुल गलत है, ये ऑफेंसिव है, ये नहीं कहना चाहिए। उत्तर प्रदेश को मैं स्पेशल कहना चाहता हूं, आपने कांग्रेस पार्टी का, इंडिया गठबंधन का समर्थन किया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और बात यूपी के बारे में बोल देता हूं, इसमें मेरी बहन प्रियंका गांधी का भी काम है, जो यहां पीछे छुपी हुई है। ये जो रिजल्ट है जनता की रिजल्ट है, और ये जनता की जीत है और लोकतंत्र की जीत है। हम पहले से यही कह रहे थे कि ये लड़ाई हमारी मोदी वर्सेस जनता है, लोग हैं। विनम्रता से जनमत को स्वीकार करते हैं। भाजपा ने एक व्यक्ति, एक चेहरे के नाम पर वोट मांगा। अब ये स्पष्ट हो गया है कि ये मैंडेट मोदी जी के खिलाफ गया है। ये उनकी राजनीतिक और नैतिक हार है। देखिए, ये बड़े अजीब से नतीजे हैं, और शायद पहली बार आपने ऐसा देखा होगा जब विपक्ष असल में हार गया है, लेकिन वो जश्न ऐसे मना रहा है जैसे अगली सरकार उन्हीं की है, जैसे उन्होंने मोदी को हटा ही दिया है। और एनडीए गठबंधन जीतने के बाद भी, बहुमत हासिल करने के बाद भी विपक्ष उनसे ये कह रहा है कि ये जनादेश आपके खिलाफ है। उत्तर प्रदेश के अलावा बीजेपी को हिंदी हार्टलैंड, यानी हिंदी पट्टी जिसे हम कहते हैं, ऐसे इलाकों में, इनके दूसरे राज्यों में भी काफी सीटों का नुकसान हुआ है। इस बार बीजेपी को महाराष्ट्र में 13, राजस्थान में 10, कर्नाटक में 8, हरियाणा में 5, बिहार में 5, पश्चिम बंगाल में 6, पंजाब में 2, झारखंड में 3 और गुजरात में भी, यहां तक कि गुजरात में भी 1 सीट का नुकसान हुआ है। और इस बार बीजेपी चंडीगढ़ की सीट भी हार गई है। अब देखिए, यह नुकसान जो हुआ है, ये सीटें गई कहां, तो मैं आपको बताता हूं। जो बीजेपी ने पिछली बार 303 सीटें जीती थी, उसमें से उन्होंने 68% सीटें अपनी बचा ली हैं, और 32% सीटें पिछली बार के मुकाबले बीजेपी ने गंवा दी हैं, यानी 96 सीटें बीजेपी ने इस बार गंवा दी हैं। अब देखिए, जो 96 सीटें उन्होंने गंवाई हैं, हारी हैं, ये गई कहां? इन 96 सीटों में से 43 सीट कांग्रेस ले गई। सोचिए, ये बताती है कि बीजेपी को असल में सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस ने पहुंचाया। 43 सीटें कांग्रेस ले गई और 55 सीटें अन्य दलों के पास चली गई। तो ये एक, आप देख सकते हैं, एक ब्रेकअप। बीजेपी ने इस बार 239 सीटें जीती हैं, जो पिछली बार से 64 सीटें कम है, और पिछली बार बीजेपी ने 303 सीटें जीती थी। इस बार बीजेपी दक्षिण के दरवाजों को एक बार फिर से नहीं खोल पाई। देखिए, पूरा कैलकुलेशन बीजेपी का यह था कि बीजेपी ये सोच रही थी, उसे पता था कि बहुत सारे राज्य जो उत्तर भारत के हैं, जहां उन्होंने 100 में से 100% सीटें जीत ली हैं, वहां सीटें कम ही हो सकती हैं, ज्यादा नहीं हो सकती। लेकिन जो सीटें कम होंगी, उनकी भरपाई बीजेपी ने सोचा था कि वो दक्षिण भारत के राज्यों से कर लेगी। और इसीलिए आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु में, केरल में बड़ी मेहनत की, और उम्मीद थी कि यहां से नई सीटें आ जाएंगी। लेकिन तमिलनाडु में इस बार भी बीजेपी का खाता नहीं खुला, और बीजेपी के वहां के अध्यक्ष के अन्नामलाई भी कोयंबटूर सीट से 1,10,000 वोटों से यह चुनाव हार गए। और आपकी स्क्रीन पर देखिए, 2019 में भारत का नक्शा कैसा दिखता था, वो आप देख लीजिए। और 2024 के नतीजों के बाद भारत का नक्शा आज, राजनीतिक नक्शा कैसा दिखता है, मेरे पीछे आपको ये दिखाई दे रहा है। देखिए, इधर और इधर दोनों तरफ आप देख सकते हैं। अब जो आप ये देख रहे हैं,
ये 2019 का है और इधर जो आप देख रहे हैं ये आज का नक्शा है। अब आपको इस नक्शे में नीला रंग ज्यादा दिखाई दे रहा होगा और नीला रंग है इंडिया गठबंधन का। आंध्र प्रदेश में बीजेपी को 25 में से 3, केरल की 20 में से सिर्फ 1 और तेलंगाना की 17 में से 8 सीटें मिली है। और उत्तर भारत में बीजेपी को जिन 55 सीटों का नुकसान हुआ उसकी भरपाई दक्षिण के राज्यों से नहीं हो पाई। उल्टा बीजेपी पश्चिम बंगाल में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई और उसे इस बार वहां पर भी 6 सीटों का नुकसान हो गया। अगर बीजेपी को गुजरात की 26 में से 25, दिल्ली की 7 में से 7, हिमाचल प्रदेश की 4 में से 4, उत्तराखंड की 5 में से 5 और मध्य प्रदेश की 29 में से 29 सीटें न मिली होती और अगर बीजेपी उड़ीसा की 21 में से 19 सीटें न जीत पाती तो शायद वो 200 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाती। इसलिए एक बात और भी है, आज जो भी बीजेपी की सीटें आई हैं वो भी अकेले प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर और उनके काम पर ही आई हैं। आप कल्पना कीजिए, आप बीजेपी से प्रधानमंत्री मोदी का नाम हटा लीजिए और फिर देखिए कि बीजेपी की टैली कहां जाती है। इसके अलावा एनडीए ने शहरी भारत की 200 में से 105 सीटें जीती और इंडिया गठबंधन ने शहरी भारत में 89 सीटें जीती, जबकि ग्रामीण भारत की 343 सीटों में से 186 सीटें एनडीए ने जीती हैं और 145 सीटें इंडिया गठबंधन ने जीती हैं। अब आप यह देखिए कि किस चरण में बीजेपी को कितनी सीटों का नुकसान हुआ। अब मेरी बात जरा गौर से आप सुनिएगा। जब पहला चरण हुआ था, शुरुआत जिस दिन हुई थी, आपको याद होगा पहले चरण के बाद ही देश में एक ऐसा माहौल बनना शुरू हुआ था जिसमें कहा गया था कि बीजेपी ने पहले चरण में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है और इस बार किसी की कोई लहर नहीं है और यह चुनाव बड़ा उदासीन चुनाव है और वोटर्स के बीच किसी प्रकार की कोई लहर नहीं देखी जा रही है। आप याद कर लीजिए जब पहला चरण हुआ था और पहले चरण में ही लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया था कि इस बार बीजेपी की टैली गिर रही है, बीजेपी ठीक से चुनाव नहीं लड़ पा रही है। लेकिन धीरे धीरे चुनाव ने आगे गति पकड़ी और प्रधानमंत्री मोदी भी हर चुनाव के बाद मुद्दे बदलते चले गए और आपको याद होगा पहले चरण के बाद ही उन्होंने फिर यह मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा उठाया था। तो सोचिए पहले चरण में क्या हुआ, बताता हूं आपको। पहले चरण की 101 सीटों में से बीजेपी 30 सीटें जीत पाई, जबकि पिछली बार उसने 40 सीटें जीती थी और इस तरह पहले चरण में ही बीजेपी को सीधे 10 सीटों का नुकसान हो गया। फिर दूसरे चरण में बीजेपी ने 88 में से 46 सीटें जीती, जो पिछली बार से 6 कम है, तो दूसरे चरण में भी 6 सीटें चली गई। तीसरे चरण में बीजेपी ने 94 में से 98 सीटें जीती, जो पिछली बार से 14 सीटें कम है और इसी चरण में बीजेपी को सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। तीसरे चरण में सबसे बड़ा नुकसान। चौथे चरण में बीजेपी ने 96 में से 39 सीटें जीती, जो पिछली बार से सिर्फ 3 सीटें कम है, यानी यह चरण बीजेपी के लिए ठीक रहा। फिर पांचवें चरण में बीजेपी ने 49 में से 18 सीटें जीती, जो पिछली बार से 14 सीटें कम है, 14 सीटें और निकल गई। छठे चरण में बीजेपी ने 58 में से 31 सीटें जीती, जो पिछली बार से 9 सीटें कम है और आखिरी चरण में बीजेपी ने 57 में से 17 सीटें जीती, जो पिछली बार से 8 सीटें कम है। और आखिरी चरण आप याद कर लीजिए, ये वो चरण है जब प्रधानमंत्री मोदी कन्याकुमारी में थे और वो वहां पर ध्यान में थे, वो ध्यान में लीन थे और उसके बाद ये वोटिंग हुई है। और लोग उम्मीद ये कर रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी की इन तस्वीरों को देखने के बाद, प्रधानमंत्री मोदी को गेरुए कपड़ों में देखने के, भगवा वस्त्रों में देखने के बाद जरूर कुछ फर्क पड़ेगा और बीजेपी के जो वोटर्स हैं वो उन्हें और ज्यादा सफलता दिलाएंगे। लेकिन उस आखिरी चरण में भी बीजेपी को नुकसान हुआ है। तो यहां एक बड़ी बात यह है, लंबे चुनाव का असल में नुकसान यही होता है। इस बार चुनाव बहुत लंबा रहा, 7 चरण का यह चुनाव रहा, लगातार चलता चला गया लगभग 45 दिन। और लंबे चुनाव का नुकसान यह होता है कि अगर किसी पार्टी को पहले चरण में शुरुआत में ही कोई नुकसान हो जाए या शुरुआत में ही देश में माहौल अगर उस पार्टी के प्रति ऐसा हो जाए कि यह पार्टी चुनाव ठीक नहीं लड़ पा रही है, इसका नुकसान हो रहा है, तो असल में वो माहौल बनता चला जाता है और आखिर तक फिर उसका डैमेज कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। और बीजेपी के साथ यही हुआ। पहले ही चरण में जो माहौल खराब हुआ वो लगातार खराब होता ही चला गया और वो फिर संभल नहीं पाया। इसलिए अगली बार बीजेपी के लिए एक सबक यह है कि अगली बार बीजेपी को इस बार का भी सबक यह है कि अगर यह चुनाव जल्दी हो जाता, राम मंदिर के तुरंत बाद हो जाता और यह चुनाव छोटा होता, जल्दी 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 फटाफट खत्म हो जाता, तो बीजेपी से कहीं ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करती। और 400 पार का नारा जब बीजेपी ने दे ही दिया तो बीजेपी के जो
वोटर्स थे उन्हें ऐसा लगा कि बीजेपी तो जीत ही रही है, तो हो सकता है बहुत सारे वोटर्स बाहर ही ना निकले हों। हालांकि आज ओडिशा के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिल गया है, यह भी ऐतिहासिक है। और नवीन पटनायक ओडिशा में आज हार गए और आंध्र प्रदेश में भी एनडीए विधानसभा चुनाव में जीत गया है और टीडीपी, बीजेपी और पवन कल्याण की पार्टी को वहां पूर्ण बहुमत मिल गया है। यानी दो और बड़े राज्यों में अब बीजेपी और एनडीए की सरकार आ गई है और ये दोनों बहुत बड़े राज्य हैं, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। तो बड़ी बात आज यह है कि क्या नवीन पटनायक के लिए यह एंड गेम है? वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव के बाद आज पहली बार ऐसा हुआ है जब देश में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है और 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी आज 250 पार भी नहीं कर पाई। बीजेपी ने 239 सीटें जीती हैं और उसके पास बहुमत से जो काफी सीटें अभी कम हैं। एनडीए गठबंधन को अब तक की मतगणना के मुताबिक 290 सीटों का स्पष्ट बहुमत जरूर है, लेकिन उसमें भी एक परेशानी हो सकती है। एनडीए के सहयोगी दलों में दो बड़े नेता ऐसे हैं जो 6 महीने पहले तक भारत से मोदी हटाओ का अभियान चला रहे थे। इनमें पहले हैं नीतीश कुमार और दूसरे हैं चंद्रबाबू नायडू। नीतीश कुमार की जेडीयू ने बिहार में 12 सीटें जीती हैं और नायडू की टीडीपी ने आंध्र प्रदेश में 16 सीटें जीती हैं और इन दोनों पार्टियों के पास अभी कुल मिलाकर लगभग 30 सीटें हैं। और अगर ये 30 सीटें ना हो तो एनडीए अल्पमत में आ जाएगा। यानी अगर ये दो नेता एनडीए छोड़कर इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएं, अगर मान लीजिए इंडिया गठबंधन आज नीतीश कुमार को यह ऑफर दे दे कि वो उन्हें प्रधानमंत्री बना देगा या वो उन्हें उप प्रधानमंत्री बना देगा, तो हो सकता है नीतीश कुमार, क्योंकि वो भी अपनी आखिरी चरण में है अपने करियर के, वो भी अपनी आखिरी इनिंग्स ही खेल रहे हैं एक तरीके से, तो कौन नहीं चाहेगा कि वो प्रधानमंत्री के तौर पर अपनी इनिंग्स को समाप्त करें। तो हो भी सकता है। और आपको याद होगा जब इंडिया गठबंधन बना था तो उसका पूरा आइडिया नीतीश कुमार का था, उसको बनाने वाला जो मेन दिमाग था वो नीतीश कुमार का था और वो इसको छोड़कर इसलिए निकले थे कि जब उन्हें इंडिया गठबंधन का अध्यक्ष नहीं बनाया गया, जब उन्हें उसका प्रमुख नहीं बनाया गया, तो वो चले गए। यानी उनके मन में बात तो वही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में जाएंगे? अभी तक ऐसा लगता है कि वो नहीं जाएंगे और उसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी अभी भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है और राष्ट्रपति जब न्योता देंगे तो सबसे पहले बीजेपी को ही सरकार बनाने का न्योता देंगे और हो सकता है कि 5 से लेकर 9 जून के बीच नई सरकार जो है उसका शपथ ग्रहण समारोह राष्ट्रपति भवन में हो जाए। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और जिंदगी के किरदार कुछ ऐसे निभाइए कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे। नमस्कार।